दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि हमारे खुद के विचार ही हमारे जीवन के सुखी या फिर दुखी होने का कारण है। और हमें अब प्रार्थना की शक्ति का अंदाजा भी हो गया है। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि कैसे हम प्रार्थना की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने अंदर के विकारों पर भी विजय पा सकते हैं। हमारे अंदर के विकारों की वजह से हम अपना खुद का एक मानसिक नजरिया बना लेते हैं, यानी मेंटल एटीट्यूड। हमारा मेंटल एटीट्यूड हमारे विचारों, हमारी भावनाओं या फिर इमोशंस पर बहुत निर्भर करता है। हमारे इमोशंस जैसे गुस्सा, डर, खुशी, दर्द इत्यादि हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। लेकिन इन्हीं इमोशंस की वजह से हमें अपने जीवन में कई बार समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेखक हमें बताते हैं कि जब हम प्रार्थना की शक्ति को समझने लग जाते हैं, तब हम अपने जीवन में अपने परिवार वालों के साथ और अपने रिश्तों में बहुत सारे सुंदर बदलाव ला सकते हैं। प्रार्थना हमारे मेंटल एटीट्यूड को, यानी हमारे दुनिया देखने के नजरिए को बदल सकती है। इस अध्याय में लेखक ने हमें कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां पर लोगों ने प्रार्थना द्वारा अपने नजरिए को बदला और फिर उनके जीवन में भी खूबसूरत बदलाव आए। चलिए जानते हैं लेखक द्वारा बताए गए एक उदाहरण को संक्षिप्त में। एक युवा महिला के पास म्यूजिक की डिग्री थी और वो म्यूजिक सिखाने की इच्छा रखती थी। लेकिन उसका मानसिक नजरिया ये था कि कोई भी स्टूडेंट उससे म्यूजिक सीखने नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक फेमस टीचर नहीं थी। प्रार्थना द्वारा उस युवती ने अपना मानसिक नजरिया बदला। अपने दृढ़ संकल्प से, विश्वास और फीलिंग के साथ उस युवती ने लेखक द्वारा बताए गए तरीके से दिन में 2 बार प्रार्थना करनी शुरू की। वो प्रार्थना इस प्रकार थी: मैं जो बनना चाहती हूँ वो मैं बन सकती हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ अपने अंदर के सर्वशक्तिमान की शक्ति से वो मैं पा सकती हूँ। दरअसल इस युवती के मन का डर ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। प्रार्थना की टेक्निक द्वारा और अपनी खूबसूरत कल्पना से उसने ये विजुअलाइज किया कि वो एक बहुत ही फेमस म्यूजिक टीचर है और वो जिन भी बच्चों को म्यूजिक पढ़ा रही है वो बहुत खुश हैं। उस युवती ने इस एक आइडिया पर पूरी लगन और विश्वास के साथ तब तक फोकस किया जब तक कि वो अपने जीवन में सफल नहीं हो गई। उसने अपने मानसिक नजरिए को बदला और अपने जीवन में उसने जैसी कल्पना की, जैसा महसूस किया, वैसे ही वो बन गई। दोस्तों, लेखक हमें बताते हैं कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी बनने की कल्पना करते हैं या आप अपने जीवन के जैसे भी होने की कल्पना करते हैं, आपका जीवन वैसा ही बन जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है जिस शक्ति से ये ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स चलता है, वही शक्ति हम सभी के अंदर भी मौजूद है। क्या आपको अपने अंदर मौजूद इस शक्ति का अंदाजा है? शायद नहीं। अगर हम इस शक्ति से अपने लिए सही मार्गदर्शन की, यानी करेक्ट गाइडेंस के लिए प्रार्थना करें, तो हमारी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। लेखक हमें एक ध्यान देने योग्य बात बताते हैं, वो ये कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके द्वारा हमें कोई ऐसी शर्त नहीं रखनी चाहिए जिससे प्रार्थना का प्रभाव कम हो जाए या सीमित हो जाए। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कब, कहाँ और कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्या आपने कभी किसी बाग के माली को देखा है? वो अपने बाग की कितने अच्छे से रखवाली करता है। अपने बाग को वो इतना साफ और सुंदर रखता है कि उसमें अगर जरा सी भी गंदगी आ जाए या फिर उसमें कांटे उग जाएं, तो वो उसे तुरंत अपने बाग से बाहर निकालकर फेंक देता है। अपने बाग की जमीन पर वो माली सुंदर और अच्छे पौधे लगाता है ताकि वक्त आने पर वहां लगे पेड़ उसे मीठे फल दे सकें।
जिस प्रकार एक माली अपने बाग की इतनी रखवाली करता है, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने मन के माली हैं। हमें हमारे मन में अच्छे और सुंदर विचार बोने चाहिए और गलत और बेकार विचारों को हमें बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। दोस्तों, लेखक हमें बताते हैं कि हम प्रार्थना द्वारा सही मार्गदर्शन पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे मन में सुंदर और अच्छे विचारों का होना बहुत ज़रूरी है। लेखक हमें ये भी बताते हैं कि अगर हमें मार्गदर्शन प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें ये विश्वास करना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है और हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी विचार को स्वीकार करता है तो वो तुरंत ही उस पर काम करना शुरू कर देता है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड जमीन आसमान एक कर देता है और हमारे अंदर छिपी अनलिमिटेड मेंटल और स्पिरिचुअल पावर्स को भी वो एक्टिव कर देता है। याद रखिएगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन के अच्छे और बुरे दोनों ही विचारों पर इक्वली काम करता है। यानी अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें अपनी लाइफ में मुश्किलों और नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, और जब हमारे मन में अच्छे और पॉजिटिव विचार आएंगे तो हमारा जीवन अच्छा ही होगा। लेकिन विचारों के साथ साथ हमें एक और बात का भी ध्यान रखना है कि हमें अपने दिमाग में किसी भी प्रकार के डाउट्स नहीं रखने। उदाहरण के तौर पर जब हम मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं तो ऐसे विचार अपने मन में ना लाएं, जैसे कि मैं नई नौकरी को स्वीकार करूं या ना करूं, क्या मैं इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, मेरा ये काम बनेगा या नहीं, इत्यादि। ऐसी सोच से आप अपने माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और अपनी खुद की सफलता में रुकावट पैदा कर रहे हैं। जब हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं तो हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी सहयोग और मार्गदर्शन नहीं मिलता, और ना ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी ऐसी बातों को रिस्पॉन्ड करता है। लेखक ने इस अध्याय में मार्गदर्शन से संबंधित अपने बचपन में घटी एक घटना का उदाहरण दिया। जब वो 11 वर्ष के थे तो वे जंगल में खो गए थे। पहले तो वे बहुत डर गए थे, लेकिन फिर उन्हें अंदर से एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हुई कि उन्हें एक खास दिशा में बढ़ना चाहिए, और वो उसी तरफ बढ़ गए। ये इंट्यूशन उनके सबकॉन्शियस माइंड का संकेत था, जो उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जानता था, और वे बड़े ही चमत्कारिक तरीके से एक रेस्क्यू टीम के पास पहुंच गए। तो देखा आपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का कमाल। लेखक हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं, वो ये कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर विश्वास रखें कि आपके भीतर के सबकॉन्शियस माइंड की बुद्धिमत्ता आपके जीवन में खुशियाँ और शांति ला रही हैं और आप एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। जब आप ऐसा हर रोज सोचेंगे और इसे सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करेंगे तो इसके परिणाम आप अपने जीवन में ज़रूर देखेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियाँ कभी भी असफल नहीं हो सकती। जब हम अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा पूरे विश्वास के साथ एक क्लियर डिसीजन पर पहुंचते हैं तो उस डिसीजन को हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और वही हमारी जिंदगी का सच बन जाता है। लेखक हमें समझाते हुए बताते हैं कि जब हमारा मन शांत होता है, जब हम अपने विचारों के बारे में और अपनी भावनाओं के बारे में अवेयर होते हैं और जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर विश्वास रखते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं तो हमें मार्गदर्शन ज़रूर मिलता है और हम असफल नहीं होते। लेकिन अगर हम अपने डर, असफलताओं और मुश्किलों के बारे में सोचेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को गलत मार्गदर्शन मिलता है और हमें अपने जीवन में और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। लेखक हमें इस विचार पर मनन करने के लिए कहते हैं कि आप ये विश्वास कर लें कि हमारी हर समस्या का जवाब हमारे अंदर है
और आपका ये विश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक्टिव कर देगा और फिर अपनी इंटेलिजेंस से ये आपका सही मार्गदर्शन करेगा। दोस्तों, एक बहुत पुरानी इंग्लिश की कहावत है, आवर हैबिट्स कैन आइदर मेक अस और ब्रेक अस। जी हाँ, हमारी आदतें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हमारी इन्हीं आदतों पर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। हमारी अच्छी आदतें हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, जिनसे हम जीवन में सफल हो सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ कारणों की वजह से हम अपने जीवन में गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं और फिर ये आदतें हमारे जीवन में रुकावटें पैदा करती हैं, जिनसे हमें अपने जीवन में असफलता और निराशा मिलती है। इस अध्याय में लेखक ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है जिसे शराब पीने की बुरी आदत थी। वो शराब छोड़ने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वो अपनी इस आदत का गुलाम बन चुका था। उस व्यक्ति का ये विश्वास था कि उसके अंदर बार बार पीने की जो प्रबल इच्छा जागृत होती थी, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अपनी आदत से मजबूर वो व्यक्ति बार बार शराब पीता था, जिस वजह से उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बन गया था। दरअसल जो भी व्यक्ति पीने की आदत से मजबूर होता है, वो अपने आप को पीते हुए, रिलैक्स होते हुए और एंजॉय करते हुए इमेजिन करता है। उसकी यही इमेजिनेशन या कल्पना उसके सबकॉन्शियस माइंड पर एक गहरी छाप छोड़ देती है। शराबी अपनी आदत से उभरने के लिए बार बार प्रयास करता है और अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन वो जितना ज्यादा प्रयास करता है वो उतना ही उस दलदल में फंस जाता है। यानी वो जो चाहता है ठीक उसका उल्टा होता है। इसका कारण स्पष्ट है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड के सबसे डोमिनेंट थॉट से कंट्रोल्ड होता है। यहाँ लेखक एक बड़े ही इंटरेस्टिंग लॉ के बारे में बताते हैं। वो है लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट, यानी किए गए प्रयास की पराजय हमेशा तय होती है, जिससे हम जो चाहते हैं उसका उल्टा होता है। इसे आसानी से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारी इच्छा शक्ति या फिर कल्पना में संघर्ष होता है तो जीत हमेशा कल्पना की होती है। हमें कभी अपनी इच्छा शक्ति के इस्तेमाल द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूर नहीं करना चाहिए। इसी अध्याय में लेखक ने एक और शराबी व्यक्ति का उदाहरण दिया है जो बहुत समय से शराब छोड़ने का प्रयास कर रहा था। ये शराबी व्यक्ति अपनी इस आदत की वजह से अपना परिवार खो चुका था। लेखक ने इस व्यक्ति का मार्गदर्शन किया और उसे एक टेक्निक बताई। साथ ही उस व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति से ज्यादा अपनी इमेजिनेशन यानी अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करने को कहा। ये व्यक्ति हर रोज सोने से पहले एक ड्राउजी स्टेट में आता था और फिर वो कल्पना करता था कि वो इस आदत से मुक्त हो चुका है। अपने द्वारा रचे इस काल्पनिक चित्र में यानी अपनी इमेजिनेशन में वो देखता था कि उसकी बेटी उसको इस बात पर बधाई दे रही है और कह रही है, पापा मैं बहुत खुश हूँ कि आप घर आ गए हैं। ये शराबी व्यक्ति एक नियमित तरीके से और पूरे विश्वास के साथ इस टेक्निक को प्रैक्टिस करता था। ऐसा करने से उसके दिमाग में एक नया पैटर्न बन गया। जब भी उसके दिमाग में पीने की इच्छा जागृत होती थी तो वे अपनी कल्पना को पीने के दौर की यादों में भटकने नहीं देता था, बल्कि वो अपनी कल्पना से अपने आप को अपने परिवार के साथ खुश देखता था। ये व्यक्ति सफल हुआ और वो एक बहुत बड़ी कंपनी में प्रेसिडेंट बन गया और फिर वो अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगा।